हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल द सांख्यान स्टडीज़। आपके अपने चैनल द सांख्यान स्टडीज़ में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जी। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है हाउ टू फॉर्मुलेट ए रिसर्च प्रॉब्लम। कि एक रिसर्च का टॉपिक है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, किस तरह से हम डिफाइन करेंगे रिसर्च के प्रॉब्लम को जिस पे हमने काम करना है, चाहे वो हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट है छोटा या कोई रिसर्च रिपोर्ट है, ठीक है, या फिर हमारा पीएचडी का थीसिस है, एमफिल का डेजर्टेशन है, उसका टॉपिक जो है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। क्या क्या जो एरियाज़ हैं वो हमको कंसीडर करने पड़ेंगे, क्या क्या थिंग्स हैं जो हमें प्री डिफाइंड होनी चाहिए हमारे माइंड में, वो जो हम रिसर्च का प्रॉब्लम का जो है उसको फॉर्मुलेट करने से पहले हम सोचेंगे समझेंगे, तब जा कर के अपनी रिसर्च का टॉपिक जो है वो फाइनल करेंगे जी। और कुछ कुछ टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में, जिससे कि हमको ये पता लगेगा कि हम अपनी रिसर्च का जो टॉपिक है इस तरह से थोड़ा फाइनलाइज करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि यूट्यूब चैनल जो है हमारा द सांख्यान स्टडीज़ के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लें जी, और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो वो इंस्टेंट मिल जाए। बाकी फेसबुक पेज द सांख्यान स्टडीज़ के नाम से उसको आप लाइक कर लें और फॉलो करें। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, द सांख्यान स्टडीज़ के ही नाम से हमारा जो पेज है। अब डिस्कस करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम है क्या। A research problem in general refer to some difficulty which researcher experience in the context of either a theoretical or practical situation and want to obtain a solution for the same। देखिए, एक रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है जिस पे हम पीएचडी कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं या कोई हमारा प्रोजेक्ट का टॉपिक है, हम कुछ भी नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं इस पे काम करूँगा, ये मेरा रिसर्च का टॉपिक रहेगा, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन जो रिसर्च का प्रॉब्लम है वो एक एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसे नहीं है, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल सिचुएशन की प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब रिसर्चर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है अपनी डेली लाइफ में, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो एक स्टूडेंट है, ठीक है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करता है, उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है एट प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम, वो टॉपिक आपका होना चाहिए रिसर्च का, ठीक है, ताकि उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आप ढूंढें और उससे बेनिफिट हो आपके इंस्टीट्यूशन को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी सोसाइटी को, आपके रीजन को या आपकी कंट्री को। ये इस तरह से आपका जो रिसर्च का प्रॉब्लम है वो हल्का ओवरव्यू जो है आपका इस तरह से होना चाहिए कि रिसर्च जो है इस तरह से होनी चाहिए ताकि उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करती हो। अगर हम एक फॉर द सेक ऑफ डिग्री रिसर्च कर रहे हैं, वो एक रिसर्च नहीं होगी, उसमें क्वालिटी नहीं होगी, उसमें जस्ट एक डिग्री होगी हमारे पास। लेकिन एक्चुअली जो रिसर्च होनी चाहिए, जो आज की डेट में फिनोमिना है, ठीक है, जो नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं यूजीसी की या हायर एजुकेशन सिस्टम की, वो बोलता है कि एक क्वालिटेटिव और एक सोसाइटी के लिए जो है बेनिफिशियल रिसर्च होनी चाहिए। तो रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, कहाँ से मेरे दिमाग में हिट करेगा, स्ट्राइक करेगी कि बात ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो मेरी रिसर्च का हो सकता है, जब एक रिसर्चर, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर एरिया में या स्पेसिफिक फील्ड में जो उसके डेली लाइफ की रूटीन की है, ठीक है, या जिससे वो जुड़ा हुआ है या जिससे हमारी सोसाइटी जुड़ी हुई है, उस सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है जो कि नेगेटिवली हिट कर रही है सोसाइटी को, या जिससे कि थोड़ा सोसाइटी का भला हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, वो चीज़ जो है उसका सोल्यूशन जो है वो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है कि उसका सोल्यूशन हम कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये रिसर्चर जब अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम फेस करता है और उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, उसी को हम रिसर्च प्रॉब्लम बोलेंगे। वही फिनोमिना जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम कहलाएगा। अच्छा, अब क्या ज़रूरत है रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने की, क्यों ये ज़रूरी है कि हम क्या, हमारा जो रिसर्च का प्रॉब्लम है, जो रिसर्च का टॉपिक है, वो पहले से डिसाइड होना चाहिए या हल्का हल्का ओवरव्यू हमें उसका पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया उसका पता होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा मिलता है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका ये है कि ये एक हमारे पास रोड मैप बन जाता है, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है, हमको एक आइडिया होता है कि ये ट्रैक है, मुझे इसी पे जाना है। अगर हमारी प्रॉब्लम ढंग से डिफाइन नहीं है, अच्छे से फॉर्मुलेट नहीं हुई है, तो आगे जा कर के वो हमें हर्डल्स क्रिएट कर सकती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, और हो सकता है हमारी रिसर्च जो है वो आधी अधूरी रह जाए या बीच में छूट जाए, या हम जो उसमें एक्चुअली कर सकते थे वो ना कर पाएँ। तो इसलिए प्रॉब्लम पहले से बहुत अच्छे से और सही तरीके से डिफाइंड होनी चाहिए, फॉर्मुलेट होनी चाहिए।
तो अब डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करने हैं प्रॉब्लम सेलेक्ट करने से पहले या प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने से पहले। सबसे पहली बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ओवरडन सब्जेक्ट्स को अवॉइड करें हमेशा ही। ऐसे एरियाज, रिसर्च के वो एरियाज या आपकी फील्ड के वो एरियाज जिससे आप बिलोंग कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा काम पहले हो रखा है, वो एरियाज को कभी मत सेलेक्ट करें। ठीक है, आपको जैसे जिस फिनोमिना से आप जुड़े हैं, जिस फील्ड से आप जुड़े हैं, उसमें आपको हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपको पता है कि इस पे कितना काम हो चुका है या कितना रौंदा हुआ ये एरिया है, इसमें कितने लोगों ने काम किया है, कितनी रिसर्चेज हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो एरियाज कभी मत सेलेक्ट करें। इससे आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आप जो गैप है रिसर्च का वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और अगर गैप आपने हल्का फुल्का ढूंढ भी लिया तो वो मतलब उस ब्रॉडर सेंस में उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, और फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आएगी जिससे आपको अपनी रिसर्च को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो एरियाज हमेशा अवॉइड करें जो कि ओवरडन एरियाज है, जिनमें बहुत सारा काम जो है ऑलरेडी हो चुका है। अब बात करते हैं कि अवॉइड कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे रिसर्च एरियाज, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कंट्रोवर्शियल हैं सोसाइटी में। ठीक है, जिन पे आप काम करना जो है आपको डाउटफुल हो कि हो सकता है ये फ्रूटफुल हो सकता है ना हो, आपको पहले से ये कन्फ्यूजन हो कि इसका रिजल्ट, एंड रिजल्ट में नहीं, मतलब मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, या हो पाएगा तो उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा, अड़चन आएगा भविष्य में। ठीक है, मेरी रिसर्च जो है फ्रूटफुल नहीं हो पाएगी, या मेरी रिसर्च को जो है एक एंड पॉइंट तक नहीं ले जाऊंगा, मैं शायद नहीं ले जा पाऊंगा, तो आगे जाकर के प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो कंट्रोवर्शियल एरियाज को हमेशा आप अवॉइड करें। जैसे मैं एक दो टॉपिक यहाँ कोट करना चाहूँगा कि सबसे जो कंट्रोवर्शियल चीज़ आज की डेट में मानी जाती है, marijuana शुड बी लीगल ड्रग और नॉट। ये एक इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि क्या marijuana जो है उसको एक लीगल ड्रग बनाया जाए, माना जाए या ना माना जाए, घोषित किया जाए कि ना किया जाए। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पे आप रिसर्च करेंगे तो आई डोंट नो उसका एंड पॉइंट हो या ना हो। ठीक है, और जैसे असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट मस्ट बी ऑप्शनल, कोई एग्जाम्स होते हैं स्टूडेंट्स के, वो होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो इस तरह के टॉपिक्स आपको अवॉइड करने हैं जिसमें कंट्रोवर्सी हो, जिसमें आपको पता है कि शायद एंड रिजल्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। दूसरी बात, टू नैरो और टू वॉग्यू सब्जेक्ट्स को भी आपने अवॉइड करना है। ऐसे टॉपिक्स जिनका आपको हल्का फुल्का आइडिया है, या जो अभी बहुत बहुत ही ज़्यादा अमर्जिंग टॉपिक्स हैं, जिनके लिटरेचर जो है अवेलेबल नहीं है, जिन पे काम नहीं हुआ है। ठीक है, और जिनका मतलब हल्का फुल्का हमें आइडिया है, वो टॉपिक्स भी नहीं लेने हैं। वो नैरो कैटेगरीज के टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, उनका आपको लिटरेचर नहीं मिलेगा, उसमें फिर एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ ही हो पाएंगी, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ नहीं हो पाएंगी, इन डेप्थ में किसी आप चीज़ को, एस्पेक्ट को नहीं आप खंगाल पाएंगे, और उसमें हो सकता है आपको जो डाटाबेस है वो भी अवेलेबल ना हो। तो ऐसे रिसर्च एरियाज़ को अनटिल और अनलेस वो एक सोसाइटल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और उसकी एट प्रेजेंट डिमांड नहीं है या एट प्रेजेंट रिक्वायर्ड नहीं है उसमें रिसर्च करना, ठीक है, तो उन एरियाज़ को भी आप अवॉइड करें। और टू वॉग्यू टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है, कन्फ्यूज़न है, उन टॉपिक्स को भी आप अवॉइड करें, क्योंकि इससे टफ हो जाएगा आपको अपनी रिसर्च को जो है एंड मोमेंट तक लेके जाना। ठीक है जी, इसके बाद बात करते हैं अवॉइड फैमिलियर अनफैमिलियर सब्जेक्ट्स, ऐसे एरियाज या ऐसे सब्जेक्ट्स जिनसे आपकी फैमिलियरिटी नहीं है, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, जो आपने पढ़ा नहीं है। जैसे मार्केटिंग का स्टूडेंट है, मैं एक मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ, मैं ऑपरेशंस की फील्ड में हाथ डालूंगा, उस पर काम करने लगूंगा, तो शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए उनको न्यूमेरिकली जो है वो प्रूव करना चीज़ों को। ठीक है, और उसमें न्यूमेरिकल टाइप का कैलकुलेशन और इस तरह से न्यूमेरिकल वर्क करना शायद हो सकता है मुश्किल। ठीक है, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी इसमें। तो इस तरह के टॉपिक्स जो आपकी फील्ड से रेलिवेंट नहीं है, जिनका आपको एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस है अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, ओवर द सब्जेक्ट यू कैन गो, बट इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट दैट फील्ड, दैट मैटर, दैट सब्जेक्ट, दैट कॉन्सेप्ट, देन प्लीज़ उसमें हाथ ना डालें, उस एरिया को आप चूज़ ना करें तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट, कितना आप एम्प्लॉय कर सकते हैं, आपके पास बजट कितना है, टाइम कितना अवेलेबल है उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, एफर्ट आप कितना एम्प्लॉय कर सकते हैं, कितना दौड़ भाग कर सकते हैं, कितना फील्ड वर्क कर सकते हैं, कितना सर्वेज कर सकते हैं, कितने ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं, कितने इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आपकी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए क्वालिटेटिव, जिसमें यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल मिनिमम हो और मैक्सिमम उसकी प्रोडक्टिविटी हो। इस तरह की चीज़ों को भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद बोलता है कि प्रायोरिटी टू फैमिलियर एंड इंटरेस्टेड एरियाज़, कि वो एरिया जिनमें आपका इंटरेस्ट है,
जिनमें आपको बहुत ज़्यादा रुचि है और जिन एरिया से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, ठीक है, और जिन एरियाज़ के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, उन एरियाज़ को जो है आप प्रायोरिटी दें, ताकि उसमें आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक है, और आपको उसमें सुविधा रहेगी कि आगे काम क्या करें, कैसे करें, क्योंकि आपके उस हर एक एस्पेक्ट से आप फैमिलियर होंगे। इसके बाद बोलता है द सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम मस्ट बी प्रिसीडेड बाय प्रीलिमिनरी और पायलट स्टडीज़, कि जब भी आप प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लें, लेटस से आपने हल्का फुल्का प्रॉब्लम जो है रिसर्च का वो सिलेक्ट कर लिया है, इंस्ट्रूमेंट हल्का फुल्का तैयार कर लिया है, तो आप क्या करें, एक प्रीलिमिनरी स्टडी जो है वो कंडक्ट कर लें, जिसको हम पायलट स्टडी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं पायलट स्टडी से क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये स्टडी जो है, ये रिसर्च स्टडी जो है वो फिजिबल है कि नहीं है, इसको आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आप उस रिसर्च स्टडी को बड़े लेवल पे जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने से पहले। अब हम बात करेंगे टेक्निक्स क्या हैं जिनसे हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेट द प्रॉब्लम इन जनरल और ब्रॉड वे। आपका जो भी रिसर्च एरिया है उसको जनरल वे में आप लिखो, ब्रॉडर वे में डिस्कस करो कि मुझे क्या है, जैसे रूरल टूरिज्म पे काम करना है, ठीक है, टूरिज्म मैंने फील्ड सेलेक्ट कर ली, उसमें डिफरेंट जो बींग्स हैं वो सिलेक्ट कर लिए कि ये बींग्स होते हैं, मुझे रूरल टूरिज्म पे काम करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब जो जनरल वे में हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली कि मुझे इस एरिया पे काम करना है, फिर उसके सब एरियाज हम बनाएंगे, ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो हम डिवाइड करेंगे, और उस सब एरियाज पे के से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हम जो है ध्यान में रखेंगे और उन एस्पेक्ट्स पे जो है हम काम करेंगे। फिर बात करेंगे क्लैरिटी अबाउट नेचर एंड ओरिजिन ऑफ प्रॉब्लम। जो भी आपने एक सब एरिया सेलेक्ट किया, पहले ब्रॉडर एरिया सेलेक्ट किया, ब्रॉडर एरियाज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझा, जाना, उसके डिफरेंट बीइंग्स को कंसल्ट किया, फिर उसमें से एक शॉर्टर सब एरिया जो है हमने डिसाइड कर लिया। फिर उसके बारे में क्या करेंगे, उसके बारे में हम बहुत अधिक पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उसकी डेप्थ स्टडी हम करेंगे, उसके हर उस प्रॉब्लम का ओरिजिन कहाँ से है, वो टॉपिक कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्या उसके सब हेड्स हैं, क्या उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक्स किन किन ने स्टडी किया है, कौन कौन सा एक्सपेक्ट जो है वो एस्पेक्ट जो है वो स्टडी किया है, कौन कौन से उसके डायमेंशंस हैं, क्या उसके फीचर हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है डिस्कस करेंगे, या वो सारी चीज़ें जो है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर, उसके रिलेटेड जितनी भी रिसर्चेज पहले हो चुकी हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक, उसके ओरिजिन से लेकर के या उसके जो क्लासिकल ईरा है वहाँ से लेकर के आज की डेट तक जो है रिसर्च पेपर जो हैं, आर्टिकल छपे हैं, न्यूज़ छपी है, ठीक है, या कोई थीसिस उसमें सबमिट हुई है, उस पर डेजर्टेशन सबमिट हुई है, कोई रिसर्च का काम हुआ है, वो हम खंगालेंगे, ढूंढेंगे उसके बारे में प्रीवियस लिटरेचर किसने क्या क्या स्टडी कर लिया है। फिर बोलता है डिवेल्प द आइडियाज़ थ्रू डिस्कशन। अब हमने लिटरेचर उसका पढ़ लिया, अब क्या करेंगे, हम गैप आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा ये रिसर्च एरिया जो है कवर अप हो गया है, मुझे इस पे काम नहीं करना है, इसके अलावा जो बच गया है उस पे हम डिस्कस करेंगे, उस पे काम करेंगे। और वो जो रिसर्च जो गैप बचता है उसको आप अपने गाइड के साथ, अपने मेंटर के साथ डिस्कस करें कि अच्छा सर ये चीज़ है, और उससे क्या होगा, उससे आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी डिस्कशन से कि इस पे काम हो सकता है, क्योंकि आपका जो गाइड होगा, मेंटर होगा, वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा, बहुत अच्छा रिसर्चर होगा, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा कि नहीं इस पे ये चीज़ हम कवर नहीं कर सकते, इसमें ये प्रॉब्लम्स आएगी, या इस तरह से काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, आप इस एरिया पे वर्कआउट करो, या इस तरह से ढूंढो, कुछ देखते हैं कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो वो डिस्कशन से आपके आइडियाज़ जो हैं वो आएंगे कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन जब तक पढ़ेंगे नहीं इसके बारे में कुछ नहीं होगा, पढ़ेंगे नहीं, आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर बोलता है उसके बाद जाकर के रीफ्रेज द रिसर्च प्रॉब्लम। फिर जब आपको पता लग गया कि ठीक है हल्का फुल्का मेरे ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गए, अब जाकर के अपनी प्रॉब्लम का टाइटल जो है वो रीफ्रेज कीजिए, उसको मॉडिफाइड कीजिए, और एक सही डायरेक्शन में अपने एक टाइटल को लेकर के आइए जो आपकी रिसर्च की ऑब्जेक्टिव को, हाइपोथेसिस को और ओवरऑल रिसर्च स्टडी को रिप्रेजेंट करता हो। इस तरह से आपकी जो प्रॉब्लम का जो है टाइटल जो है वो होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें थी हमने पढ़ी, कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने से पहले, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट की जा सकती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कमेंट करें वीडियो के एंड में, और सब्सक्राइब करें जी चैनल को, और शेयर करें बहुत ज़्यादा, ताकि आपके फ्रेंड्स को, आपके और लोगों को जो भी डिस्कशन इसका बेनिफिट मिल जाए।
और चैनल अपने दो हैं, द सांख्यान स्टडीज, सांख्यान स्टूडियोज़, दोनों को लाइक करना है, दोनों को सब्सक्राइब करना है। अगर आपकी कोई क्वायरी होती है तो प्लीज़ मुझे ईमेल कर सकते हैं sksankhyan666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी हैंड रिटन नोट्स की अवेलेबल है, आप कभी भी मंगवा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।